हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट का नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है। एग्रीगेट्स बेसिकली हम अब चैप्टर्स में निकालेंगे कि हम नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं उनको कैसे निकालते हैं। लेकिन वो एग्रीगेट्स निकालने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता हो, उन्हीं के बेसिस पे आप वो एग्रीगेट्स निकालेंगे। तो पहले वो 4 टाइप के पॉइंट्स हैं जिन्हें हम क्लियर कर लेते हैं, जिसमें से नंबर 1 आपका आता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट की जगह अगर कहीं आपको कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ दिखे, दैट मीन्स इट्स इन्वेस्टमेंट ओनली। और कुछ इसका मतलब होता है कि कुछ भी अगर आप अपने स्टॉक में एडिशन कर रहे हैं, कोई भी फर्म अगर अपने स्टॉक में एडिशन कर रही है, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। चाहे वो नई मशीनरी खरीद रही है या अपनी इन्वेंट्रीज में और ऐड कर रही है, तो दीज थिंग्स आर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट है भी, ये भी आपका 2 टाइप का होगा, जैसे क्योंकि हेडिंग से ही पता चल रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ और नेट इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। ओके, अभी जैसे हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा कि हम पढ़ेंगे, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहती हूँ जो इस टॉपिक का ही पार्ट है, वो है डेप्रिसिएशन। ये पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। आई थिंक आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी आपने एसेट ली है, चाहे वो कोई बिल्डिंग ली है या आपने कोई मशीनरी ली है या कंप्यूटर जैसे किसी ने अपनी एक ऑफिस में लगा लिया, ये सारा जो इन्वेस्टमेंट किया, उसकी हर साल कुछ वैल्यू कम होती रहती है। आपको पता है वो बात? तो वो जो वैल्यू कम होती है वो क्यों होती है? वो नॉर्मल एक तो वेयर एंड टेयर की वजह से हो सकती है कि भाई आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने से उसकी हर साल कुछ वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन उतना नहीं कर पा रही जितना वो पहले साल में थी, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इसे बोला जाता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को चाहे यूज़ किया चाहे नहीं किया, कुछ तो होता है जो नॉर्मल यूज़ करने से होती है वैल्यू कम, वो है नॉर्मल वेयर एंड टेयर। पैसेज ऑफ टाइम मतलब वो चाहे आपने किया नहीं किया तो भी वो उसकी वैल्यू कम हुई है, उससे बोला जाएगा पैसेज ऑफ टाइम। जैसे हवा से, वेदर की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं, उनकी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उनकी वैल्यू अब जो पहले वो कंट्रीब्यूट कर रही थी। क्लियर? और नंबर 3 होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये होता है आपका कोई भी चीज़ की वैल्यू जो है मतलब हर चीज़ एक ऑब्सोलीट होती है टाइम के साथ साथ, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ आउटडेटेड हो जाती है, आप बोल सकते हैं। कि जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जैसे पहले कंप्यूटर्स थे उसमें नई टेक्नोलॉजी आई, आप नए तरह के उस पर आ गए। टीवी आप देखते हैं, जैसे पहले नॉर्मल टीवी होते थे, फिर एलसीडी आए, फिर एलईडी आए, तो इस तरह पुरानी वाली चीज़ जो है वो ऑब्सोलीट होती जा रही है। तो नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी, है ना। इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन मानते हैं कि हर एक फिक्स्ड एसेट में टाइम के साथ साथ कुछ डेप्रिसिएशन होता है। तो हर एक फर्म को एक मतलब आप मानेंगे कि एक आपको मान के चलना पड़ता है कि मैंने जो भी एडिशन किया है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर मैंने इस साल अपना किया है, चाहे मैंने मशीनरी ली है नई या मैंने कोई बिल्डिंग ली है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, तो उसका वो एक अलाउंस बना के रखते हैं। ठीक है, वो अलाउंस जो होता है, जो वैल्यू होती है, वो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है हर साल, मतलब कि इस मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से मैं वो सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ये इतनी वैल्यू तो क्योंकि उसकी कम हो गई है, तो एक्चुअल वैल्यू उस एसेट की क्या है, वो अलाउंस हटाने के बाद, वो डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू हटाने के बाद उसकी एक्चुअल वर्थ जो है उस कैपिटल एसेट की, वो हम मानते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको क्लियर आया। तो इसी से रिलेटेड है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी ये जो डेप्रिसिएशन हर साल हो रहा है किसी एसेट के अंदर, उसका अगर आपने कोई अलाउंस नहीं बनाया, यानी कि उसकी आपने सिर्फ ये लिख दिया कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में से माइनस नहीं करिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू, दैट मीन्स दैट इज़ योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कब होगा? अगर आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो।
वो अलाउंस नहीं बनाते हो, ठीक है। बिफोर ये होगा, बिफोर मेकिंग अलाउंस। और इसी तरह नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। मीन्स आपने एक्चुअल एडिशन मीन्स ये बिफोर था, ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है। क्लियर। और जो स्टॉक होता है उसमें आपका फिक्स्ड एसेट भी आती है, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है इन्वेस्टमेंट में, प्लस अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक आपका आप रॉ मटेरियल से ख़रीदा, वो आपका यूज़ नहीं हो पाया पूरे साल में, आप उसको नहीं यूज़ कर पाए प्रोडक्शन में, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए बच गया, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। स्टॉक जो टोटल है आपके पास उसका पार्ट बन जाएगा, अगर आपने यूज़ नहीं किया वो नेक्स्ट ईयर के लिए बच गया है आपका। क्लियर। तो वो आपका टोटल स्टॉक होता है उस साल का, नेक्स्ट ईयर का। तो इसी तरह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अभी जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ बिफोर मेकिंग अलाउंस, डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले, और नेट इन्वेस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, जो डेप्रिसिएशन है, अब ये जब क्वेश्चंस में आपको आएगा और आपको इसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशंस जैसे करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बार डेप्रिसिएशन ही नाम लिखा हो। डेप्रिसिएशन को हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, ये आप याद करना पड़ेगा आपको। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि चेंज करना, उसकी जगह कोई दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हर साल आप मान के चलते हैं कि कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो वो एक कॉस्ट लेके चलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल ये भी बोल सकते हैं, या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये 3 नाम हैं डेप्रिसिएशन के अलावा जो यूज़ हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। तो और ये जो डायग्राम है वो सेम वही है कि ग्रॉस से अगर आपको नेट के पास पहुंचना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे, तो ग्रॉस से नेट के पास पहुंचना है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, और नेट से अगर आपको ग्रॉस तक पहुंचना है, देन यू नीड टू ऐड डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें सबसे पहले तो आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जो टैक्स होता है, ये वर्ड तो आपने सुना है, टैक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस इंसान को टैक्स देना है, डायरेक्टली वही इंसान जो है वो मतलब टैक्स पे करेगा, उसकी जगह कोई और टैक्स पे नहीं कर सकता। मतलब वो उसकी इनकम पे इम्पोज्ड होता है। जैसे इनकम टैक्स, जितनी एक आदमी की इनकम होती है उसके अकॉर्डिंगली पे करता है। अगर उसकी कम है इनकम, टैक्स के स्लैब में नहीं आती है, या उसमें उसके लिए वो नहीं है, मतलब बहुत कम है, तो वो नहीं पे करेगा। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स देना। तो बेसिकली दिस इज़ डायरेक्ट टैक्स, जो आपको इनकम के बेस पे होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिस टैक्स को आप दूसरों पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं वो आपको ही पे करना है। जैसे आपके होते हैं जीएसटी, जैसे आप सुन रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स पे होता है। या रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, आपका बिल आया खाना खाने का, अब जो रेस्टोरेंट वाला है, आपने देखा होगा जो आपका बिल आता है उसमें जीएसटी भी लिखा होता है, यानी उसने अपना टैक्स आप लोगों पे ट्रांसफ़र कर दिया। आपने वो सर्विस ली तो आपका उस जीएसटी पे करना पड़ा, मतलब उसने अपना जो टैक्स उसको पे करना था प्रॉफिट का, वो आप लोगों पे भी डिवाइड हो रहा है, आप लोगों को भी पे करना पड़ रहा है। तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ लिया। नेट का मतलब क्या होता है? नेट मतलब होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमने पढ़ा है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे जीएसटी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, सेंट्रल एक्साइज, स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स। तो क्वेश्चंस में इनमें से भी कोई नाम आपका आ सकता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो उसमें से अगर मैं सब्सिडीज़ माइनस कर दूँ, जो भी मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भी मुझे इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, उसमें से अगर मैं सब्सिडीज़ माइनस कर दूँ, सब्सिडीज़ क्या होती हैं? जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो टैक्सेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे हमने नाम पढ़ लिए हैं, इसमें से अगर मैं सब्सिडीज़ माइनस कर दूँ तो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। और सब्सिडीज़ क्या होती हैं वो मैं आपको बता। सब्सिडीज़ होती हैं आपकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस
provided by government to producers to fulfill its social welfare objective। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प होती है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक हेल्प होती है प्रोड्यूसर्स को की तरफ मिलती है कि जितना एक्चुअली उसकी किसी चीज़ की मतलब गवर्नमेंट असिस्टेंस दे देती है कि आपको फाइनेंशियल की किसी चीज़ के रेट कम कर देगी, सस्ते में मिल जाएगी, उसको बोला जाता है सब्सिडाइज्ड। तो टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर हम जो आपको टैक्स मतलब देना है उसमें से आप माइनस कर दो जो मिल रहा है, सब्सिडीज़ क्योंकि मिलती है उसे माइनस कर दो तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि एक स्पीकर है, एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, एक स्पीकर है, उसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है 500, लेकिन उस मार्केट वैल्यू नहीं है, उसमें हमने जीएसटी इज़ इनडायरेक्ट टैक्स 10% है तो उसकी वैल्यू हो गई 550। लेकिन 550 में से भी अगर मैं माइनस कर दूं कि गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़ की सब्सिडी दी है तो 550 में से मैंने 10 माइनस कर दिया गवर्नमेंट की सब्सिडी, तो ये मेरी एक्चुअल प्राइस रहा उस स्पीकर का। मतलब जो उसको कॉस्ट थी प्लस उसमें मैंने टैक्स मिलाया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जो सब्सिडीज़ थी, तो मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट निकली है ये 540 जो है ये मेरा नेट इनडायरेक्ट, ये जो वैल्यू है टैक्स और इसकी माइनस करके वो इनडायरेक्ट टैक्स, एक्चुअल प्राइस मेरा 540 रहेगा। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो सब्सिडीज़ होती हैं वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इससे पहले डिप्रिसिएशन से कि अगर डिप्रिसिएशन हमने ऐड नहीं माइनस करा है तो इन्वेस्टमेंट से तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, अगर माइनस किया है तो नेट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, सेकेंड हमने पढ़ लिया कि हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडीज़ माइनस कर दूँ तो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। सिंपल हमने ये पढ़ी है बात। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट और पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है हमारा फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको फैक्टर सर्विसेज मिली हैं, ठीक है, उनका टोटल जो है जितना अमाउंट पे किया दैट इज़ योर फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने में बहुत सारी चीज़ें, लैंड लगी, लेबर लगी, ठीक है, कैपिटल लगी, एंटरप्रेन्योरशिप जो थी सब लगी, तो इन सब चीज़ों को मिला के किसी भी प्रोडक्ट की एक कॉस्ट निकल के आती है, उसे बोला जाएगा आपकी फैक्टर कॉस्ट। जैसे वो जो हमने पहले एग्जांपल में स्पीकर पढ़ा ना कि कोई स्पीकर था उसकी कॉस्ट कितनी थी 500, तो दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है कि उसको आप उस रेट पे तो बेचोगे नहीं, क्योंकि अगर आपने फैक्टर कॉस्ट पे बेचा तो बीच में कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो मार्केट जिस प्राइस पे आपने एक्चुअली बेचा है, क्योंकि आप और भी चीज़ें उसमें ऐड करते हो, द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, इतने में तो आपका बना, फैक्टर कॉस्ट आई आपकी, लेकिन आपने मार्केट उसको जिस प्राइस पे बेचा दैट इज़ योर मार्केट प्राइस, जिसको हम एमपी बोलते हैं और फैक्टर कॉस्ट को एफसी। तो जो स्पीकर था जो पहले एग्जांपल में हमने लिया उसकी फैक्टर कॉस्ट थी 500, लेकिन उसमें क्योंकि हमने जो 500 था फैक्टर कॉस्ट, उसमें हमने 50 रुपीज़ के टैक्स पे किया तो उसकी कॉस्ट हो गई थी 550 टैक्स पे करने के बाद इनडायरेक्ट, और लेकिन उसमें से हमने सब्सिडीज़ माइनस करी, सब्सिडीज़ आपकी होती 10 रुपीज़ की मिली थी, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई थी 540। तो 540 वी कैन से इज़ द मार्केट प्राइस बिकॉज इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडीज़। क्लियर हो गया आपको फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। तो सिंपल है, जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें यही होगा कि अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस तक पहुंचना है तो नेचुरल है, अगर आपको वापस मार्केट प्राइस तो जो मार्केट का एक्चुअल प्राइस है उससे अगर वापस जाना है फैक्टर प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे भी आप बोल सकते हो, ठीक है, ये कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप एनआईटी माइनस कर देंगे। एनआईटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, वो एनआईटी होता है। तो एनआईटी अगर आपने माइनस कर दिया मार्केट प्राइस से तो ये फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, और अगर क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट दिया मार्केट प्राइस तक पहुंचना है तो आप इस एनआईटी को प्लस कर दोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। क्लियर? तो यही आपकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसे हम और क्लियर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स
फैक्टर इनकम जो आपको बाहर से आ रही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको NFIA भी बोलते हैं और ये आपको शॉर्टकट जो है सबके याद करने हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम, फैक्टर मीन्स जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उससे जो इनकम मिली है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो इनकम बाहर से आई है उसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपने इनकम बाहर दी है। क्लियर? तो NFI इज़ फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब इनकम जो बाहर से आई है उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि वो होती क्या है। इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट हमने पढ़े थे क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो एक तो मिनिमम 1 साल किसी जगह पे रहें, मिनिमम 1 साल तो रहना पड़ेगा, प्लस उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी उस कंट्री में हो, उसे एक नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं उस कंट्री का। ठीक है, तो इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं बाहर से अब्रॉड से किसी भी नॉर्मल रेजिडेंट ने जो इनकम अर्न करी है उसे बोला जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चाहे वेजेस हों, सैलरी हो, रेंट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, ये हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। इनको बोला जाता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब कौन सी फैक्टर इनकम है जो हम बाहर देते हैं? बाहर ऐसी इनकम होगी जो किसी नॉर्मल रेजिडेंट ने बाहर के, यानी बाहर का रेजिडेंट ने हमारे यहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड हमें की तो उसको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो फैक्टर इनकम पेड टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज इन इकोनॉमिक टेरिटरी। जिसने हमारी यहाँ पे आके हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करी है उसकी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो जो पेमेंट हमें मिली बाहर से माइनस जो पेमेंट हमने किसी को की, इनको माइनस कर दो तो यू विल गेट NFIA। क्लियर? जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो NFIA जो आप कर रहे हैं बेसिकली आपका यूज़ किस में होगा? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालने में। अगर आपको सिर्फ अपने देश की इनकम निकालनी है, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो अगर आप उसमें NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, भाई यहाँ की इनकम में अगर आप वो इनकम ऐड कर लें हमारे देश की इनकम में जो हमें बाहर से भी आई है तो हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। क्लियर? और अगर नेशनल इनकम में से मैं माइनस कर दूँ बाहर की इनकम तो मेरी डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी, सिर्फ मेरे देश की इनकम जो है। तो इसे बोला जाता है इसलिए कि नेशनल से डोमेस्टिक आने के लिए यू नीड टू सब्ट्रैक्ट और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए यू नीड टू ऐड। क्लियर? अब NFIA जो होता है ज़रूरी नहीं आपका हमेशा पॉजिटिव हो, आपका प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और इक्वल भी। अगर आपकी जो इनकम आपने बाहर पे करी है वो ज़्यादा है बजाय जो आपको मिली है वो ज़्यादा है बजाय देने के, तो नेचुरली आपका पॉजिटिव NFIA आएगा। लेकिन अगर आपने दिया ज़्यादा है आया कम है तो नेगेटिव NFIA आएगा। और अगर आपके दोनों बराबर हैं तो आपका NFIA 0 होगा, क्योंकि जो दिया और जो आया आपका दोनों माइनस हो गया। आपको क्लियर हो गया ये? ओके, ये आपका कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अलावा आपका लिखने के लिए थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से सुनना। बेसिकली NFIA के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब ये जो इनकम होती है इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो इसका पार्ट होती हैं। तो हमारी जो बोलेंगे भाई, जैसे हम फैक्टर इनकम हमने क्या क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी फैक्टर इनकम आपका रेंट होता है, आपकी वेजेस, आपकी इस टाइप की सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, प्रॉफिट और आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट। तो बेसिकली इसके अंदर फैक्टर इनकम के अंदर पहली आती है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। मतलब अगर हमारा डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, हमारे एक रेजिडेंट को बाहर से कोई इनकम रिसीव हुई है, किस लिए? क्योंकि वो एम्प्लॉई है किसी बाहर की कंपनी का, उसे इनकम रिसीव हुई है हमारे रेजिडेंट को, नॉर्मल रेजिडेंट को, उसमें और कुछ पेमेंट हमने यहाँ बाहर के रेजिडेंट को हमारे देश से पेमेंट हुई है। तो अगर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। ये एग्जैक्टली ये है जैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम टोटल लेके चलते हैं सब चीज़ों का, ये हर चीज़ का बाइफिकेट करके अलग अलग। जैसे एक सैलरी पार्ट आ गया तो कुछ जो सैलरी यहाँ मिली है बाहर से और जो सैलरी हमने यहाँ से बाहर दी है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ऐसे ही नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो इनकम यहाँ पे रिसीव हुई है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हमारे रेजिडेंट को बाहर से हुई है, और जो
प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हमारे यहाँ से बाहर गई है, उसको माइनस कर दो तो ये नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेट रिटेन्ड अर्निंग होता है। अब पहले आपको पता हो कि रिटेन्ड अर्निंग होता क्या है। रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसी अर्निंग होती है या प्रॉफिट का ऐसा पार्ट होता है कि जब किसी भी कंपनी को या फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसमें से उसको पहले तो फिक्स्ड अपने जो खर्चे हैं वो देने पड़ते हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से, भाई जैसे अब किसी की दुकान है तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ तो पहले सैलरीज पे करेगा, सबकी सारे खर्चे पूरे करेगा ना। इसी तरह ही जब कंपनी और फर्म को कोई प्रॉफिट होता है तो उससे पहले जो उसने लोगों को जिनको डिविडेंड देना है या टैक्स देना है वो सारी चीज़ पे करने के बाद जो उसके पास बचता है वो रिजर्व जो उसने रखा हुआ होता है उसे बोला जाता है रिटेन अर्निंग। इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट कैप्ड एज अ रिजर्व आफ्टर पेइंग कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। ये पे करने के बाद जो उसके पास पार्ट बच गया रिजर्व का वो उसका रिटेन अर्निंग होती है। तो ऐसी अर्निंग हमारे देश में आई है किसी के पास, हमारे रेजिडेंट के पास, और जो यहाँ से बाहर गई है, दोनों को अगर आप माइनस कर दें, ठीक है, यहाँ पे आई जो है उसमें से माइनस कर दें जो बाहर चली गई है इनकम, तो हमारी नेट रिटेन अर्निंग आ जाएगी। आई होप आपको मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से समझाया है, बट फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है किसी पॉइंट में आपको क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज़ आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूँगी उसको और डिटेल में आप लोगों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ फॉरवर्ड देम और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।